हेलो विद्यार्थियों। हम आपके यूनिट 2 जिसके अंतर्गत आपके लेसन नंबर 2 की बात करेंगे, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो इस यूनिट के अंतर्गत आपको विश्व जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हम विश्व जनसंख्या का वितरण, उसके घनत्व और विश्व जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करने वाले हैं। विद्यार्थियों, हम जो जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं या हमें क्यों इसकी आवश्यकता महसूस होती है, तो इस संदर्भ में हम पहले बात करेंगे और उसके बाद हम आगे वितरण के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक जो कथन है राल्फ वाल्डो इमर्सन का, तो यहाँ देखिए राल्फ वाल्डो इमर्सन क्या कहते हैं कि स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि स्वर्ण यानी कि सोने से नहीं, बल्कि केवल स्त्री यानी महिलाएं और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं जब अन्य निद्रामग्न होते हैं, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। तो इनके कथन से यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि जो भी देश या जो भी राष्ट्र है उसका निर्माण वहाँ रहने वाली पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से होता है। और जनसंख्या के संदर्भ में अगर हम बात करें तो और महिलाएं और पुरुष इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण जो है आपके भूगोल का पार्ट है, पॉपुलेशन, या इसको हम मानव संसाधन के रूप में देखते हैं। और हम बात करें तो अब देखें कि किसी देश के निवासी उसके वास्तविक धन होते हैं। जैसा मैंने अभी बात आपको बताई कि जैसा कि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा कि सोने से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के निवासी या किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं, यानी कि वास्तविक स्वर्ण या वास्तविक धन किसी देश या वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन है, ध्यान रखें, मानव संसाधन के रूप में हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। और किसी देश के जो लोग होते हैं वो उस देश के उस राष्ट्र के वास्तविक संसाधन होते हैं, जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि मानव ही क्या करते हैं, देश में उपलब्ध अन्य संसाधनों का यूज करते हैं। तो एक चीज़ और आप समझे कि संसाधन मीन कि जो वस्तु यूजफुल होती है या जो वस्तु या जो भी सामग्री है जो हमारे लिए काम आती हैं या जिसका उपयोग होता है, वो अपने आप में संसाधन है। और वस्तुओं का या अन्य जो चीज़ें हमारे पास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, तो उनको संसाधन बनाने का काम वो कौन करता है, मानव करता है। तो हम देखें तो सभी संसाधनों के अंतर्गत महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन होता है और यही किसी देश के वास्तविक धन होते हैं। और मानव ही जो है अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियों को निर्धारित करने का काम करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। ध्यान रखिए आप कि किसी देश की जो पहचान है वो वहाँ के रहने वाले लोगों से ही उस देश की पहचान होती है। यानी कि मानव संसाधन जहाँ का जितना हम कहें कि योग्य होगा, वो देश उतना ही तरक्की करेगा, उतना ही आगे बढ़ेगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखें कि यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और कितने पुरुष निवास करते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, आप यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और कितने पुरुष जो हैं वो निवास करते हैं। प्रतिवर्ष कितने बच्चे जो हैं वो जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और वो मृत्यु कैसे होती है, क्या ये लोग नगरों में रहते हैं या गांवों में रहते हैं, क्या ये लोग या जो जनसंख्या है वो पढ़ और लिख सकते हैं,
तथा वे क्या काम करते हैं। यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम इस इकाई के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो एक बार और वापस रिपीट कर देता हूँ। ध्यान रखिए हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो हमने आपको अभी बताया कि किसी देश के वास्तविक संसाधन या किसी देश का वास्तविक धन वहाँ रहने वाले लोग होते हैं, या वहाँ की जनसंख्या होती है, या वहाँ के महिला या पुरुष होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि किसी भी देश में रहने वाले जो लोग हैं, उनके बारे में हम बात करें कि किसी देश में वहाँ कितनी स्त्रियां और कितने पुरुष हैं। तो ये हम लिंगानुपात के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। प्रतिवर्ष कितने बच्चे वहाँ जन्म लेते हैं, तो ये जन्म दर के बारे में हम पढ़ेंगे। कितने लोगों की मृत्यु होती है, तो मृत्यु दर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्या वो लोग नगरों में रहते हैं या गाँव में रहते हैं, तो इसके बारे में हम जो अधिवास हैं उसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। क्या वे पढ़ या लिख सकते हैं, तो ये साक्षरता के बारे में हम बात करने वाले हैं। और वे क्या काम करते हैं, तो काम यानी उनका ऑक्यूपेशन यानी कि उनका व्यवसाय क्या है, तो हम व्यवसाय के अंतर्गत ये बात करने वाले हैं। तो इस यूनिट के अंतर्गत हम मुख्य रूप से लिंगानुपात को भी हम देखेंगे, जन्म दर मृत्यु दर को हम पढ़ेंगे यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि के पार्ट होगा आपके, अधिवास के बारे में भी हम पढ़ेंगे, साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे, और उनके व्यवसाय के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर और कुछ तथ्य आपको जानने होंगे कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। ध्यान रखिए आप, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की पॉपुलेशन 600 करोड़ से अधिक थी। यह हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना भी करने वाले हैं। तो आपके एक जो है नया टॉपिक आता है, और वो आता है आपके विश्व जनसंख्या का वितरण का प्रारूप क्या है आपके। तो यहाँ देखिए आप, जो क्वेश्चन है कि लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं रहते हैं। तो यानी कि विश्व के ऐसे बहुत सारे भाग हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग निवास करते हैं या बहुत ज़्यादा आबादी वहाँ रहती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे जो विरल हैं जहाँ कोई लोग निवास नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप के अंतर्गत। उससे पहले आप ये देखें कि विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। सभी जो जगह पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसके ऊपर समान रूप से जनसंख्या निवास नहीं करती है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। तो इस प्रकार से विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज पी क्रेसी, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें, जॉर्ज पी क्रेसी की टिप्पणी को ध्यान रखें। इन्होंने कहा कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग निवास करते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। और विश्व जनसंख्या के वितरण के संबंध में भी या विश्व जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में भी यह कथन उनका सत्य साबित होता है। तो जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको जनसंख्या वितरण समझने में काफ़ी मदद करेगी। तो इसको आप देखें कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग निवास करते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है, और इस आधार पर हम विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल से, विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप के संदर्भ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।